डे गुड इवनिंग। क्या बोल रहे? लिंक्डइन पे कनेक्ट होना है आपको। अरे भैया, ढूंढने वाले खोजने वाले एक दूसरे को खोज ही लेते हैं, नहीं टिकने वाले रिश्ते टिकते ही नहीं है। तो ये तो क्या है, कोई ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को जरूरत पड़ी तो अपने आप मिल जाते हैं। बिल्कुल स्कूल वाली जैसी बातें करी, भैया अपन लोग अलग अलग हो जाएंगे, क्या हम जुड़ जाएं? कोई जरूरत ही नहीं है, छोड़ दे, मिलने वाला मिल ही जाएगा अपना। नमस्कार बेटा, नमस्कार ऋषभ, जय भोले। ठीक है, जप नाम तेरी भाषा में, और प्रियम को भी। रूपाली बोल रही है गुड इवनिंग सर, कैसे हो? एकदम अच्छा हो। अभय वित्तीय गुड इवनिंग। सचिन दर्शन सही बात है, 360 नमस्ते बेटा, बिल्कुल 360 नमस्ते आपको। हाय तुषार, सीए वाला नेटवर्क नहीं कर रहे हैं एज लाइक एमबीएस गाइस। जब भी बोला ओह तू क्या बोला मेरे को समझा नहीं, पर ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो चलिए बेटा, हमने इसके 2 यूनिट कंप्लीट किए, आज इसका तीसरा यूनिट करते हैं। आज तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 6:15 बजे आपका लेक्चर है ना। मैं ऐसे सो जाता हूँ, 5:30 बजे उठता हूँ, क्या शरीर में थकान हो रही है, उठा ही नहीं जा रहा। अलार्म बज रहा है 5:30 का भी, 5:30 का, उठा ही नहीं जा रहा। मैं उठने की इतनी कोशिश कर रहा, हालत खराब। अब आदत नहीं है ना, अभी सुबह उठना भी पड़ता है, 2 घंटे खड़े खड़े लेक्चर लेता हूँ मैं। जो शरीर दुख रहा है, ऐसा लग रहा है सैटरडे कब आएगा। मस्त 2-4 डोलो खा के, 2-4 तो ज्यादा हो गई, 1-2 डोलो खा के बेटा गर्म दूध पी के सो जाने का, पूरा संडे उठना ही नहीं, संडे उठना ही नहीं। सीएमए इंटरमीडिएट चालू है, कॉस्ट अकाउंटिंग। वहां पे मैं भैया संडे को इनकॉग्निटो मोड में चले जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, कल आप लोगों का लेक्चर है बेटा, 2 लेक्चर है आपके, वो लेना मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे बताइए कल का लेक्चर ऐड हो गया है, यानी सैटरडे का तो 2 क्लासेस है, इको का आ गया क्या वो शेड्यूल में? अब तक आया नहीं है। ठीक है, एंड ऑफ द डे बोला था उन्होंने, कर देगी। क्लास है संडे को भी, सोइएगा मत। किसकी क्लास है संडे को? संडे को अपनी कौन सी क्लास है भाई? कौन सी क्लास है अपनी संडे को है? आर वी कीपिंग सम क्लास ऑन संडे? नो वी डोंट। आप रख लो ना, चल रहे भाई। नहीं नहीं नहीं, ये तो इस महीने वक्त की ऐसी नजाकत थी कि मेरे को करना पड़ा। तो मैंने देख लिया भैया, उड़ता तीर आंख पे नहीं लेने का, 2-2 3-3 4-4 क्लास एक साथ नहीं। सर आपका कोई एफएम का फास्ट ट्रैक बैच भी आएगा फॉर नवंबर 22। बेटा मैं आपको दे दूंगा, वैसे तो ये फास्ट ट्रैक ही चल रहा है, लेकिन अब इसके अंदर एफएम का कैसे लेना है, डिटेल फास्ट ट्रैक चाहिए, फास्ट ट्रैक चाहिए, वो मैं आपको डिसाइड करके दे दूंगा। अभी 31st को भी हॉलीडे दोगे ना आप, इसलिए बोला। वो रहने दे भाई, वो छोड़, उससे एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 31st को हॉलीडे दे रहा हूँ, मैं कवर अप कर रहा हूँ, मंडे को तो ले रहा हूँ क्लास। सर हैप्पी बोला आपको भी बेटा, उसको क्या बोलते हैं, ताना बोला बोलते हैं ना। ओके अमित, चलिए ओके बेटा। बेटा हमने इसके 2 यूनिट कंप्लीट किए। पहले यूनिट में हमने क्या देखा? पहले यूनिट में हमने देखा भैया मार्केट फेलियर कैसे होता है। मार्केट फेलियर के थे 4 रीजन, और फिर बाद में सेकंड यूनिट में हमने देखा कि इन फेलियर को गवर्नमेंट कैसे एलिमिनेट करती है, इन फेलियर्स को गवर्नमेंट कैसे कर्टेल करती है, या फिर इनको कैसे मिटिगेट करती है। बेटा अब इस यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब आज जो यूनिट पढ़ेंगे बेटा, उसके अंदर हम इकोनॉमिस्ट के व्यूज पढ़ेंगे कि उनके हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या क्या करना चाहिए मार्केट में। बेसिकली बहुत छोटा सा यूनिट है, और यहाँ पर बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यू थियरीज ओनली। यहाँ पर आप लोगों को लिटरेचर पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया है, लेकिन मैं आपको जितना पार्ट करवाऊंगा हाईलाइट अंडरलाइन या टिक उतना ही याद रखना एज यूजुअल। बाकी स्टेट में नहीं होता, नहीं बाकी स्टेट में नहीं होता है। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, कहाँ थे बेटा हम? अरे आज क्या है, आज लास्ट डेट है। किस चीज का सर? ये जो आपका अनलॉक वाला ऑफर है ना, इसका लास्ट डेट है। उसके चलते में काफी बच्चे सब्सक्रिप्शन वगैरह के लिए बीच में कॉल करते हैं, इसलिए। हेलो सर, मुझे ये कहना था कि आज से मैं रिकॉर्डेड करूंगा, ओके ना सर जी? आज से तू मंडे से रिकॉर्डेड करता तो ज्यादा अच्छा रहता, ये चैप्टर निपटा के जाता, मुझे अच्छा लगता। और मेरे अच्छे लगने बुरे लगने से कुछ नहीं, तूने टाइम टेबल बना रखा है तो उस हिसाब से चल। ओके बेटा चलिए, अब हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में हम गवर्नमेंट के फंक्शंस पढ़ने वाले। यूनिट नंबर 1 में हमने मार्केट में फेलियर देखे, यूनिट नंबर 2 में हम फेलियर को गवर्नमेंट कैसे मिटिगेट करके देखा। अब हम फॉर्मली देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या है। बेटा यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में फर्क क्या है? यूनिट नंबर 2 में हमने देखा कि परेशानियों का निवारण कैसे है, मतलब तुम समस्या लेकर आ रहे हो, मार्केट फेलियर हो रहा है, हमने उसका निवारण दिया। बट वैसे भी ब्रॉडर लेवल पे गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस डिफाइन होने चाहिए ना, वो हम आज डिफाइन करेंगे कि गवर्नमेंट का काम क्या है बेटा मार्केट में। बात समझ गए? समझ रहे हो? यूनिट नंबर 1 में तुम प्रॉब्लम लेकर आए, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में तुमने एक एक प्रॉब्लम को कस्टमाइज वे में सॉल्व किया, टैक्स लगाया, इंफॉर्मेशन फेलियर में पब्लिक डिसेमिनेट की इंफॉर्मेशन सब किया। बट फॉर्मली भी तो इनका कुछ रोल होना चाहिए ना, तो वो फॉर्मली जो रोल है गवर्नमेंट का इन द मार्केट इज कवर्ड हियर। सो बेसिकली देयर आर 3 रोल ऑफ गवर्नमेंट: अलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। और यूनिट पूरा इसी के बारे में, ठीक है, पढ़ेंगे अभी क्या। यूनिट 1 हुआ है क्या? यूनिट 1 हुआ है ना भैया, यूनिट 2 भी हो गया। अरे भैया, अरे भैया क्या हो भैया? आई थिंक यूनिट 2 से स्टार्ट किया था।
आज वो कॉमेडी नहीं बेटा, तू लेट आया होगा तो तूने क्या सोचा बेटा, तेरे को पता है क्या, बिल्ली को जब खतरा महसूस होता है ना, वो आंख बंद कर लेती, तो उसको लगता है कि सब उसके सामने से चलेगा बेटा। तो उसी तरीके से तू यूनिट 2 से आया तो सोचा शायद सर्दी यूनिट 2 से स्टार्ट होगा, ले अरे मेरा रह गया शामबाश बेटा, शामबाश। मैंने बोला ना बेटा, उसको बोलते सावन के अंधेरे को सब हरा रहा ही दिखता है। सावन में जो इंसान अंधा होता है ना, उसको लगता है कि भैया हाँ चारों तरफ सावन ही है, सूखे में भी सावन नजर आता है। तो जो ऐसे एब्सेंट रहता है उसको लगता है सर ने तो करवाया नहीं, या अब तक वही सोच रहा था, हुआ नहीं यूनिट नहीं करवाया सर ने। ठीक है, तो बेटा इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का फंक्शन फॉर्मली डिफाइन किया जाएगा। तो गवर्नमेंट के 3 फंक्शन है बेटा, अलोकेशन फंक्शन डिटेल में चर्चा करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डिटेल में चर्चा करेंगे, स्टेबलाइजेशन फंक्शन और डिटेल में चर्चा करेंगे। बेटा आप सभी जानते हैं हमारे पास 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड। और 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये जस्ट एक रिकैप था, एक पैराग्राफ दे रखा था बुक के अंदर, तो मैंने लिख कर दिया, अदरवाइज उसकी आपको जरूरत नहीं है। यहां से स्टार्ट होगा बेटा। आइए बेटा हम समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट का एक्चुअली मार्केट में रोल क्या है। यूनिट नंबर 2 में क्या किया, जो परेशानी है उसका निवारण बताया। यहां पर फॉर्मली उनका रोल डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, पहला देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट मार्केट में क्यों इंटरवीन करती है, क्यों करना चाहिए, व्हाई शुड गवर्नमेंट जंप इनटू द मार्केट, व्हाई शुड दे पोक देयर नोज इन द मार्केट। पहला रीजन है टू कंट्रोल पोटेंशियल राइज इन प्राइस। बेटा गवर्नमेंट को मार्केट में क्यों आना चाहिए, अगर पूछा जाए तो इकोनॉमिस्ट का अप्रोच है कि भैया प्राइस कंट्रोल करने के लिए आना चाहिए। दूसरा रीजन है बेटा इक्विटी फेयरनेस, टू प्रोवाइड सॉरी कहां गया, टू ब्रिंग वेलफेयर to the underprivileged section of society by ensuring equity fairness। equity fairness यानी सबका साथ सबका विकास। तो पहला रीजन क्या है, प्राइस जो राइज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा बेटा सोसाइटी के डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए इक्विटी फेयरनेस इंश्योर करने के लिए। तीसरा बेटा जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज सब्सिडाइज करने के लिए, टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू प्रमोट प्रोडक्शन यूज ऑफ रिसोर्सेज इन सोशली डिजायरेबल डायरेक्शन। सर मैं स्टडी मटेरियल से कर रहा हूं, चलिए बाय मिस्टेक उसके अकॉर्डिंग, माय बैड माय बैड। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, स्टडी मटेरियल से क्या को कर रहा है भाई, ठीक है। परंपरा, अनुशा प्रतिष्ठा, अनुशासन, इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो देखना ही पड़ता है, देखना पड़ता है, माना तो देखने लायक है कि तू ही बता। लास्ट टाइम 55 आईएएस जैसे तो मुझे मालूम है, स्टडी मटेरियल में से बहुत कुछ पूछा था, यहाँ कवर्ड है ना, जो भी आई ट्रस्टेड, हम भी ट्रस्ट करते हैं उसी पर बनाए। क्या ये समझ में आया कि बेटा रोल ऑफ गवर्नमेंट समझ में आया, गवर्नमेंट को मार्केट में क्यों कूदना चाहिए भैया, गवर्नमेंट को मार्केट में पोटेंशियल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, इक्विटी फेयरनेस के लिए, यानी सब इक्विटी फेयरनेस यानी सबका साथ सबका विकास, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द डिप्राइव्ड सेक्शन, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू दोस हु कैन नॉट पे फॉर इट। आल्सो बेटा दे शुड इंसेंटिवाइज एंड सब्सिडाइज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स व्हिच आर सोशली डिजायरेबल। तो भैया प्राइस कंट्रोल के लिए इक्विटी फेयरनेस, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको इंसेंटिवाइज करना। अब भैया अब जरा ध्यान से सुनना, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बेटा गवर्नमेंट को आइडियली मार्केट में नहीं आना चाहिए, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बोलते नहीं गवर्नमेंट को मार्केट में कूदना चाहिए। सो व्हाट आर द फैक्टर्स इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, पढ़ते हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इंप्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउसहोल्ड। सही बात है बेटा, गवर्नमेंट के होने से आपको पब्लिक यूटिलिटीज मिलती है, और पब्लिक यूटिलिटीज होने के कारण बेटा आपको अच्छी कमोडिटी सस्ते दाम में वाजिब दाम में अवेलेबल होती है। यस, सो प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी। बेटा देयर आर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर अंडर प्रोड्यूस्ड इन कैपिटलिज्म, गवर्नमेंट एंश्योर ऑप्टिमम प्रोडक्शन। जैसे कि पार्क हो गया, प्राइवेट सेक्टर बनाता ही नहीं है। जैसे कि बेटा गांव की तरफ रोड हो गया, प्राइवेट सेक्टर उसको बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे उसका यूजेज कंजम्पशन है ही नहीं। बेटा प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करेगा ही नहीं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट शुड बी देयर। पहला रीजन क्या था, पहला रीजन था इंप्रूव द वेलबींग ऑफ हाउसहोल्ड सेक्टर। दूसरा रीजन है बेटा अंडर प्रोडक्शन होता है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज एंड हायर प्राइस। नॉन प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, कुछ गुड्स बेटा बनाए नहीं जाते, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया पार्क का, प्राइवेट सेक्टर अंडर प्रोड्यूस किया, नो प्रोडक्शन करता, प्रोडक्शन करता ही नहीं है, बनाता ही नहीं है ऐसे गुड्स, क्यों, क्योंकि उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइवेट सेक्टर बनाते नहीं, क्यों, क्योंकि उसको बेटा उसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेटा कभी तो अंडर प्रोडक्शन होता है या फिर नॉन प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा समझना, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्ट्स पीपल एंड दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस थ्रू मार्केट डिसीजन अबाउट हाउ मच ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी प्रोड्यूस्ड। बेटा कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं बेटा जिसकी कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है ये मार्केट को नहीं पता रहता है, गवर्नमेंट इसलिए पूछती है बीच में। जैसे एग्जांपल में बोलूं अफीम, बेटा अफीम कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना प्राइवेट सेक्टर को नहीं पता है, वो तो धड़ल्ले से प्रोड्यूस करते जाएगा, घर घर अफीम उगाएंगे, अरुण तो भैया अफीम के पौधे लगाएगा, अब है तो अफीम की चाय पीना चालू कर देगा। तो गवर्नमेंट मार्केट में इसलिए आती है रेगुलेट करने के लिए भैया कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। देयर आर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज whose quantity shall be regulated by government, reduction or distortion in choice available to consumer and consequently lower welfare। अगर प्राइवेट सेक्टर रहेगी ना बेटा तो लो कॉस्ट की चॉइसेस अवेलेबल करके नहीं देगी। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट है इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सस्ते में अवेलेबल है आपको। रिडक्शन और डिस्टॉर्शन इन चॉइस, लेसर चॉइस विल बी अवेलेबल इफ गवर्नमेंट इज नॉट। इक्विटी फेयरनेस, इक्विटी फेयरनेस का मतलब क्या होता है, सबका साथ सबका विकास, टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू दोस हु डोंट हैव रिसोर्सेज टू पे, उन लोगों के लिए। तो ये सारे रीजन है बेटा कि गवर्नमेंट ने मार्केट में होना चाहिए। पहला रीजन क्या है बेटा, गवर्नमेंट के होने से द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट एंश्योर्स द वेलबींग ऑफ सोसाइटी एंड हाउसहोल्ड सेक्टर। दूसरा, व्हेनेवर देयर इज अंडर प्रोडक्शन ऑफ सम सोशली डिजायरेबल गुड्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मस्ट। देयर आर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज whose production is not there in capital market or private market, presence of government ensures this production. Next है बेटा, there are certain goods and services whose production is to be determined in optimum quantity, कितना होना चाहिए, this is ensured by again government. If government sector is not there then there will be reduction or distortion in choice available to public. और last है बेटा सबका साथ सबका विकास, सबका शांत सबका विकास। ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट दीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, एक मिनट देना, आज तो खड़े भी नहीं रहा जा रहा, अनबेरेबल।
यस, चाय पी के जन्नत मिल गई, बहुत अच्छा, बढ़िया है। बेटा मैंने आपको जितना पार्ट पढ़ाया उतना समझा। मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, गवर्नमेंट के 3 फंक्शन होते हैं, इसके बारे में चर्चा करना भी तो खैर बाकी, एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोला जाता है कई बार, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। गवर्नमेंट ने मार्केट में कैसे कैसे इंटरवीन करना चाहिए भैया, गवर्नमेंट ने मार्केट में इसलिए इंटरवीन करना चाहिए टू कंट्रोल पोटेंशियल राइज इन प्राइस, to ensure equity fairness, whereby those section who is not having enough resources to pay, even they should get goods and services. Also, government should ensure incentive and subsidies for socially desirable good. There are certain points which are in favor of government. गवर्नमेंट ने क्यों मार्केट में होना चाहिए? पहला रीजन है कि भैया गवर्नमेंट के होने से वेलबींग बढ़ती है। दूसरा, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का अंडर प्रोडक्शन होता है तो उसका ऑप्टिमम प्रोडक्शन, और नॉन एक्जिस्टिंग मार्केट जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे, सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे बेटा, वो भी यहां पर प्रोड्यूस करवा दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज टू बी डिटरमाइंड एंड इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय प्राइवेट सेक्टर, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुड बी देयर। नेक्स्ट है बेटा, रिडक्शन और डिस्टॉर्शन इन चॉइसेस, अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो भैया जनता को चॉइसेस अवेलेबल नहीं होंगे। लास्ट है इक्विटी फेयरनेस। नेक्स्ट, instability caused by business cycle and fluctuation which lead to recession, inflation, etc. for prolonged period and cannot be corrected by market system as such. ये क्या बोल रहे हैं, if government intervention is not there, these problems like inflation, stagflation, recessionary gap, these things are going to be for prolonged period. आप सभी जानते हैं फ्री मार्केट में पावर रहती है जिसमें बिजनेस साइकिल आता है, मैंने आपको फाउंडेशन में पढ़ाया था, बिजनेस साइकिल इनएविटेबल है, बिजनेस साइकिल आएगा ही आएगा, तो भैया बिजनेस साइकिल तो आएगा लेकिन गवर्नमेंट उसको फटाफट से करेक्ट कर देती है। कैसे करती है अगली यूनिट में पढ़ेंगे। मार्केट में प्रॉब्लम स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ही आता है। और लास्ट है मार्केट्स इनएबिलिटी टू रेक्टिफाई कंटीजियस इफेक्ट, दैट इज फोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी ट्रांसमिट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ड्यू टू इंक्रीज इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस। ये बोल रहे हैं 3 रीजन तो उन्होंने बिजनेस साइकिल से दिया। पहला रीजन क्या दिया भैया, अगर मान लो गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये चीज बड़े प्रोलॉन्ग पीरियड लंबे समय तक चलेगी। स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम हो गया, कंटीजियस इफेक्ट होगा। कंटीजियस इफेक्ट मतलब मार्केट इज नॉट हैविंग एबिलिटी टू करेक्ट इटसेल्फ, मार्केट के पास क्षमता नहीं है कि कोविड जैसे सिचुएशन से फाइट कर सके या अदर सिचुएशन से, तो गवर्नमेंट इसलिए आती है। आप पढ़िए बेटा, कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। आप लोगों को हेडर्स याद रखने बेटा बस। सर एक बार फोर्थ पॉइंट फिर से बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, देख कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है वो कितनी मात्रा में प्रोड्यूस होने चाहिए ये प्राइवेट सेक्टर को पता नहीं। फॉर एग्जांपल, हाउ मच शुड बी द पोल्यूशन, मार्केट डोंट नो दिस। हाउ मच शुड बी द प्रोडक्शन ऑफ बेटा लेट्स से लीकर, ये मार्केट को पता नहीं है, वो अपनी मर्जी से अंडर या ओवर प्रोड्यूस कर सकते, तो गवर्नमेंट आती है और इसे रेगुलेट करती है। ठीक है, पढ़िए। So beta, production and consumption of goods and services affect people and they cannot influence through market decision about how much goods and services should be produced. देखो इतना बस देखना है कि certain goods and services, in case of certain goods and services, market is not aware how much to produce. Market को नहीं पता भैया कितना प्रोड्यूस करना है certain goods and services के केस में। लिख लोगे बेटा, तो ये है ऑब्जेक्टिव और ये है बेटा आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव 3, प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए, इक्विटी फेयरनेस के लिए, दैट इज जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बेटा, और लास्ट है इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर 7 रीजन दे रखे हैं, एक बार 7 रीजन हम बोले एग्जाम में आते हैं। टू इंप्रूव द वेलबींग ऑफ हाउसहोल्ड सेक्टर एंड सोसाइटी, दूसरा अंडर प्रोडक्शन जहां पे होता है, तीसरा जहां मिसिंग मार्केट होता है, चौथा जहां पे प्राइवेट सेक्टर को पता ही नहीं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, पांचवा इक्विटी फेयरनेस, सबका साथ विकास, सबका साथ सबका विकास है, छठा चॉइसेस अवेलेबल करवाने के लिए, सातवां बिजनेस साइकिल के कुछ फेजेस है जैसे इन्फ्लेशन, रिसेशन, वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलते रहेंगे, गवर्नमेंट इज नॉट देयर, स्टैगफ्लेशन से मार्केट डोंट नो हाउ टू फाइट, एंड बेटा कंटीजियस इफेक्ट, दैट इज बिजनेस साइकिल इफेक्ट्स गेट स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड प्राइवेट सेक्टर डोंट नो हाउ टू रेक्टिफाई, सो गवर्नमेंट शुड डू दैट। बट देयर आर सर्टेन रीजंस व्हाई पीपल से दैट, और इकोनॉमिस्ट सेज दैट गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन द मार्केट। द फर्स्ट रीजन इज government intervention does not imply that market are replaced by government action. Government can act as only complement rather than substitute to the market system in an economy. क्या बोल रहे हैं, it happens many times that government replaces the private sector. यानी बेटा गवर्नमेंट इतनी ह्यूज हो जाती है कि प्राइवेट सेक्टर वहां से गायब ही हो जाता है, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं the role of government is just to complement, जहां पे जरूरत है वहां पे सहायता प्रदान करें, बेटा आपको रिप्लेस करके ना चले जाए। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, उस दिन की बात है, अभय अपनी मैत्रीन, अभय अपनी दोस्त के पास गया बेटा और बोल रहा है मुझे तुमसे कुछ कहना है, और अभय बहुत घबरा रहा था, अभय के पसीने छूट गए बेटा, और अभय बोलता रुक मैं 5 मिनट में आता। वो गया बेटा अरुण के पास, उसने अरुण को बताई पूरी कहानी, अरे आज मैं इस लड़की को प्रपोज करना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता हूं। अरुण बोलता है ठीक है। अरुण उसके पास गया और बेटा अरुण ने पता नहीं क्या बोला, वो लड़की अरुण के साथ चली गई, अरुण की बन गई बेटा वो गर्लफ्रेंड। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो भैया गवर्नमेंट का काम क्या था, कॉम्प्लीमेंट करना, तुम तो सब्स्टिट्यूट करके चले गए। बात समझ रहे हो आप? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे भी डर लगता है, कोई बात नहीं। ऋषभ प्रियम आ गया बेटा तुम्हारा समय मार्केट में उतरने का, आज तक नहीं हुआ सर जी, मुझे सच में डर लगता है। ठीक है बेटा, देख ले। नेक्स्ट बेटा, तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, कई बार सब्स्टिट्यूट करके चली जाती है आपको। गवर्नमेंट में नॉट ऑलवेज बी अनबायस्ड एंड बेनोवेलेंट। बेनोवेलेंट का मतलब होता है काइंड। तो
तो भैया गवर्नमेंट हमेशा अनबायस्ड या काइंड नहीं रहती, गवर्नमेंट आपका काटने में भी लगी हुई रहती है और फिर बड़े एंटरप्रेन्योर को दे देती है बेटा मार्केट, बिक जाती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हमेशा अनबायस्ड रहेगी ऐसा नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं नको गवर्नमेंट तुम नको आओ। नेक्स्ट, इंडिविजुअल में यूज गवर्नमेंट एज मैकेनिज्म फॉर मैक्सिमाइजिंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट। बेटा गवर्नमेंट को लोग गाड़ी बना के उस पर चढ़ के भागना चालू कर देंगे, मतलब सरकार, कुछ पॉलिटिशियन, सॉरी कुछ बिजनेसमैन सरकार का दुरुपयोग करेंगे। आप देखते हैं हमारे देश में भी काफी हद तक कहा जाता है कि सरकार फेवर करती है कुछ कुछ बिजनेस हाउसेस को। तो बस वही है कि गवर्नमेंट में बी यूज एज मैकेनिज्म फॉर मैक्सिमाइजिंग सेल्फ इंटरेस्ट। In certain cases, the cost incurred by the government to deal with the failure could be greater than cost of market failure itself। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला। भैया जितना फेलियर नहीं है उससे ज्यादा उसको ठीक करने का खर्चा, जैसे मेरे एसी के साथ हुआ था अभी। बेटा वो एसी का लाइफ पूरी खत्म हो चुकी है, 12 साल से वो एसी है, उसकी लाइफ कुछ नहीं है। अभी पिछले हफ्ते उसकी सर्विसिंग करवाए 8,000 रुपए खर्चा आ गया। तो बेटा जितना मार्केट में फेलियर नहीं उससे ज्यादा खर्चा कर देते करेक्शन के लिए, समझ रहे हैं? जैसे कि बेटा ऋषभ के केस में बताता हूँ। ऋषभ की एक दोस्त है रंभा, वो बोलते अच्छी इतना से बोलते ऋषभ और प्रियम क्या हुआ, कुछ हो तो नहीं गया, तुम ठीक तो हो ना, डॉक्टर के पास ले चले, सीटी स्कैन करवाओ, एमआरआई करवाओ, क्या करवाए, ब्लड कल्चर चेक करवाए, तुम बोलो तो सही, सूप बनाओ तुम्हारे लिए, ओम्फो। तो बेटा क्या बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ भैया हुआ इतना सा खर्चा इतना कर बैठे बेटा, इमरजेंसी है सर। फिर इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति आ गई सर, मेरे कॉलेज में ना मेरे सर गाइड करते थे, लेकिन सर ये कैसे सर भैया जो गाइड करते थे, क्या बात है, हमको ऐसे सर क्यों नहीं मिले? हमारे को लड़की से डर थोड़ी लगता था, हमको सर से डर लगता था कि लड़की ने कल करके बोल दिया कि छेड़ रहा है, हम तो बेचारे बहुत सीधे हैं, फिर भी हमें सर का डर लगता था। वाह, ऐसे सर सबको मिले, पिछले जन्म के पुण्य है बेटा। नेक्स्ट, in certain cases the cost incurred by the government to deal with the failure is more than cost of failure. The government intervention may create fresh and more serious problem। जैसे आपने शोले मूवी देखी है, शोले मूवी के अंदर वीरू का रिश्ता लेके मौसी के पास जाता है और बोलता है वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है, वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है, फिर उसकी बुराई करना चालू कर देता है। जैसे कि समझो मैं भैया टीचर हूँ और अरुण बोल रहा है कि सर मेरे को लड़की पसंद है, कुछ करवा दो, तो मैं बोलूंगा ठीक है देखता हूँ। सुन बेटा चंपा, वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है पर कभी कभी नशा कभी, लेकिन वो नशा हर बार नहीं करता है, वो नशा तभी करता है जब वो जुए में हारता है, और वो जुए में तभी हारता है जब वो बीवी को पीटता है, और वो बीवी को तभी पीटता है बेटा जब वो चरस पीकर आता है, लेकिन वैसे तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा कई बार गवर्नमेंट इंटरवेंशन बड़ी समस्याओं का कारण बन जाता है, इसलिए आने का नको। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इनफेक्टिव इफ इट कॉज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एक्सपेंडेड फॉर द इंटरवेंशन। बेटा ये क्या बोल रहे हैं कि भैया जरूरत से ज्यादा खर्च ना करो, ये और ये पॉइंट सेम ही है लगभग। द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इनफेक्टिव इफ इट कॉजेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट वेस्टेज भी करती है रिसोर्सेज का, पैसे का। गवर्नमेंट आर लाइकली टू कमिट सीरियस एरर। ऐसे ही करते हैं, मतलब बेटा वो तेरी सेटिंग नहीं करवा रहे हैं, कोई बात चलता नहीं, सिर्फ काट रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं आना चाहिए? पहला रीजन, गवर्नमेंट फंक्शन शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, इट शुडंट बी सब्स्टिट्यूट। दूसरा, गवर्नमेंट एट टाइम्स और मेनी टाइम्स इज नॉट अनबायस्ड और बेनेवोलेंट, काइंड नहीं रहती गवर्नमेंट। तीसरा, भैया गवर्नमेंट कैन बी यूज्ड एज मैकेनिज्म टू मैक्सिमाइज सेल्फ इंटरेस्ट। चौथा, समटाइम द कॉस्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू करेक्ट द मार्केट फेलियर इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ मार्केट फेलियर इटसेल्फ। पांचवा, गवर्नमेंट खुद एक नई फ्रेश सेट ऑफ प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। सिक्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन कॉज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड द एफर्ट्स विल बी इनइफेक्टिव। लास्ट है, भैया फ्रेश प्रॉब्लम तो है लेकिन सीरियस एरर भी कर सकता है, प्रॉब्लम तो नहीं रहा है पर ब्लंडर कर दिया। हो गया? तो अब तक मैंने जितना पढ़ा एक बार देख लो, कुछ आर्गुमेंट गवर्नमेंट के फेवर में, कुछ आर्गुमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सुनने में तो बहुत अच्छा, आसान, सरल लग रहा है, लेकिन मैंने एक चीज फील किया है, रियलाइज किया है, समझने में एक पॉइंट्स आ जाएंगे लेकिन बाद में आपको यूनिट थोड़ा सा भूला भूला सा लगेगा। ये एक यूनिट है पूरे सिलेबस में से, इसलिए मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं चीजें। रिपीट करते जाओ, बार-बार देखते जाओ क्या बोल रहे हैं, ठीक है? मैं रिपीट करूं एक बार, लेकिन बाद में नहीं करूंगा, या फिर एक बार पढ़ लो, मैं थोड़ी देर बाद रिपीट करना चालू कर दूंगा। आज YouTube पर आ रहे हो क्या? 1.25 घंटे के लिए YouTube पर आओगे क्या आज? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा ना भैया अपने 2 घंटे के, 1 घंटा ही बचा है अपने पास, तो एक कभी कर लिया तो 1 सितंबर को मार लेंगे EFF के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। 10 से पहले या 11 के बाद ऑडिट है रात में, कितने बजे तक है? और कल भी है क्या? 10 से 12 है, कल नहीं है ना, तो कल रख लेते हैं। कल मेरे को झेल पाओगे इतना? 5 घंटे झेल पाओगे मेरे को? 4 घंटे सलग से और फिर 2 घंटे, 1 घंटा रात को, तो भैया ठीक है।
कल ले लेते हैं, आपको वैसे भी 1 घंटा रह गया, 1.25 घंटा। तो मैं आज फिर फाउंडेशन का रख लूँ, आज फाउंडेशन का रख लूँ और लगभग के फाउंडेशन खत्म कर देता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में हे आज कॉमेडी 6 बजे उठना पड़ता है मेरे को, धीरे धीरे करके मैं 6:30 बजे कर दिया। मैंने तैयार होने का टाइम बेटा रिड्यूस कर दिया। मैंने पहले मेरे को लगता था 40 मिनट्स पूरा रेडी होने में, नहाना, रेडी होना, तैयार होना, बुक्स वगैरह जमाना, ठीक है, क्या नोट्स मटेरियल लेकर जाना है, सारी चीजें इकट्ठा करना, एक्सेसरीज वगैरह पहनना, जूते वूते पहन के कम से कम 40 मिनट लगते थे। आई रिड्यूस दिस ड्रास्टिकली टू 25 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट में नींद को दे रहा हूँ। 6 का 6:15 तक तो वैसे भी उठने का बफर, तब 6:30 बजे उठ रहा हूँ। आपको लग रहा है सुबह दूंगा मैं? असंभव। पर सीएमए इंटर कॉस्टिंग की तूफान जारी है, तूफान। सीएमए इंटर की मेरी पहली क्लास थी, सीएमए कॉस्टिंग की, फेस टू फेस बैच। नो वन एवर न्यू मी, ये बच्चा ही मेरे को समझता है, आपसे पढ़े मुझसे, तो भैया ये बंदा पढ़ा भी सकता है। और भैया मेरी क्लास में अटेंडेंस फुल बैठने को जगह नहीं है। क्लास छोटी है, 35 की कैपेसिटी है, पर फुल हो गई। एक्सपेक्टेशन थी आज से 1 हफ्ता पहले कि 2 बच्चे भी आगे के रिकॉर्डिंग कर लेंगे और उठ के ना चले जाएं। पहले दिन बहुत दुख होती, 35 के ऊपर चले गए तो जाना ही पड़ता है। 6 एम पे क्लास ले, आपने से नहीं होता ये। सर पॉइंट 2 बता दीजिए। पॉइंट 2 बोल रहा है गवर्नमेंट में नॉट ऑलवेज बी अनबायस्ड एंड बेनेवोलेंट। बेटा पॉइंट 2 बोल रहा है कि गवर्नमेंट हर बार अनबायस्ड नहीं रहेगी, वो बायस्ड रहेगी, किसी सेक्टर को फेवर करेगी, किसी बिजनेसमैन को फेवर करेगी। और बेटा ऐसे काइंड नहीं रहती गवर्नमेंट, कई बार रूथलेस भी होती है, ठीक है, कुछ मार्केट उड़ जाते हैं, कुछ धंधे बंद हो जाते हैं गवर्नमेंट के एक्शन से। गवर्नमेंट का एक सबसे खतरनाक जो कह सकते हैं एक्शन रहता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट बना देती है ब्रिज। अब बोले ब्रिज बनाना तो अच्छी बात है बेटा, ब्रिज बनाने से क्या हो जाता है, पूरा ट्रैफिक ब्रिज के ऊपर से चले जाता है, नीचे के सारे मार्केट धंधे बंद पड़ जाते हैं जो रोड पे चलते थे एक टाइम पे, हमने देखा है। खास करके बेटा हाईवे के बनने से छोटी छोटी दुकानें बंद हो जाती है, समझा क्या? चलिए आइए बेटा, अभी तो हमने जनरल बातें करी, अब हम इकोनॉमिक्स लोगों से पूछेंगे कि तुम्हारी क्या राय है। चलिए एडम स्मिथ से पूछते हैं, व्यू ऑफ एडम स्मिथ। बेटा एडम स्मिथ का क्या कहना बनता है गवर्नमेंट के बारे में, तो सुनिए। एडम स्मिथ ना बहुत ही बोल्ड एडवोकेट रहे हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में। वो बोलते हैं गवर्नमेंट रोल शुड बी मिनिमम और नेग्लिजिबल इन द मार्केट एंड एवरीथिंग शुड बी लेफ्ट ऑन द प्राइवेट सेक्टर। हाउएवर देयर आर 4 सेक्टर स्पेसिफिकली जहां पे गवर्नमेंट होना चाहिए। सबसे पहला है बेटा डिफेंस, दूसरा है जस्टिस, तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वर्क। पब्लिक वर्क का मतलब क्या होता है बेटा, ये रोड बनाना, ब्रिज बनाना, वाटर सप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है, डिफेंस में, जस्टिस में, पब्लिक वर्क में, और एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईली बेनिफिशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी, आईएम, आईसीआई। तो इसको एस्टैब्लिश करना और मेंटेन करना, समझे? So Adam Smith is often described as board advocate of free market and minimum role of government. However, Smith सीधा Smith, जमाइला बाबू भैया से सीधा बाबू, Sir Adam Smith से सीधा Smith. However, Smith underline the role of government in the following areas which the market may fail to produce. समझे? Adam Smith USA का है क्या? हाँ USA का है, पर सीधा Smith कर दिया बेटा। इसका तो सच में गेम बजाना पड़ेगा भैया, सीधा Smith। ये कमाल है यार, हमारे एडम बाबू की कोई इज्जत ही नहीं। हमारे यार ऐसे कौन करता है? बाबू भैया से सीधा बाबू, एडम स्मिथ से सीधा स्मिथ। ओके हो गया, एडम स्मिथ का इतना ही व्यू था। तो 4 जगह गवर्नमेंट का होना चाहिए। पहला कौन सा बेटा, डिफेंस, जस्टिस, देन पब्लिक वर्क एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईली बेनिफिशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो ये स्थापित करो और उसको सही तरीके से चलाओ। सर आपने आरजे अभिनव का कमेंट सुना सीए के बारे में? नहीं सुना तो नहीं, सुन लेंगे। वैसा कुछ था ना कि कार के पीछे सीए क्यों लगाते हो, ऐसा कुछ बोला ना? सुन लेना ना, वैसे भी फनी चीजें करता रहता है वो, कोई बात नहीं। बड़े आगे हो गया बेटा, एडम स्मिथ ने इतना ही बोल दिया। अब बेटा सबसे ज्यादा जो बोला है वो किसने बोला है? सबसे ज्यादा बोला है रिचर्ड मसग्रेव ने। इन्होंने बेटा इस पूरे के पूरे यूनिट को कवर करके रखा हुआ है, रिचर्ड मसग्रेव। बेटा रिचर्ड मसग्रेव ने उनने अपनी क्लासिकल थियोरीज, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959 में 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी, यानी कि बेटा 3 रोल पिन पॉइंट करे गवर्नमेंट के। कौन से? अलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दोनों एक ही बात है, और तीसरा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो भैया रिचर्ड मसग्रेव ने किया है, और बेटा अब इसी के ऊपर पूरा यूनिट आगे का, ज्यादा नहीं है, यहां से यहां तक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, yes, पूरा यूनिट यही ऑक्यूपाई करेंगे। तो रिचर्ड मसग्रेव इन हिज क्लासिकल ट्रीटीज द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959 इंट्रोड्यूस 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन इन मार्केट। मतलब बेटा 3 रोल पिन पॉइंट किए इन्होंने गवर्नमेंट के। पहला वाला है अलोकेशन फंक्शन। बेटा अलोकेशन फंक्शन मतलब रिसोर्सेज को अलोकेट करना, wherever and whenever resources are not available at proper place, resources should be made available। पढ़ेंगे उसके बारे में। बेटा कोशिश करी जाती है that resources are made available for productive purpose। so allocation function का एम क्या है? मार्केट के अंदर अलोकेशन के कारण जो इनएफिशिएंसी है उसको खत्म करना। तो भैया क्या बोल रहे हैं, रिचर्ड मसग्रेव बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का फंक्शन है अलोकेशन फंक्शन, यानी कि बेटा रिसोर्सेज को सही जगह पे अलोकेट करना और मार्केट में जो इनएफिशिएंसी उसको खत्म करना। डिटेल में चर्चा है इसकी। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या है? सबको बराबरी से इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एम्स एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम एंड इंश्योर इक्विटी फेयरनेस, सबका साथ हो सबका विकास हो। और स्टेबलाइजेशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन मतलब मार्केट के अंदर जो बेटा सब ऑप्टिमम अलोकेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन चल रहे रहते हैं, उसको स्टेबलाइज करना, उसको स्मूदन करना। समझ गए? हाँ उसी का सगा भाई है बेटा, सगा भाई, इतना सगा भाई कि सरनेम वाला करके नाम सेम रख दिया।
टेक्सोनॉमी का एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, मतलब वही कैटेगराइजेशन, ग्रुपिंग। तुम्हारा पैसा लेके भाग गया टीचर पर्सन। ओके, पहले यहां तक बताइए बेटा, अगर आपको एक शॉर्ट नोट होता है, राइट अ नोट ऑन 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी ऑफ रिचर्ड मसग्रेव, तो बस तुम्हारा बल्ले बल्ले बेटा इतना लिख के खत्म कर देना। रिचर्ड मसग्रेव इन हिज क्लासिकल ट्रीटिस द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन 1959 गिव 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी डिफाइनिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन वेरियस सेक्टर। तो बेटा 3 फंक्शन कौन से हैं? पहला अलोकेशन फंक्शन। अलोकेशन फंक्शन एम्स एट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एलिमिनेटिंग इनएफिशिएंसी, रिसोर्सेज अलोकेट करो और इनएफिशिएंसी खत्म करो। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ एंड इनकम टू एंश्योर इक्विटी फेयरनेस, ताकि सबका साथ सबका विकास हो। और चौथा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन अब आपको आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा क्या लिखना है, बट स्टेबलाइजेशन फंक्शन का काम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है उसको स्टेबलाइज करना, यानी इन्फ्लेशन हो रहा है तो कंट्रोल करना, अगर मान लो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन आउटपुट नहीं हो रहा है तो उसको इंक्रीज करना। बोलिए इतना समझा क्या? covers monetary and fiscal policy ensuring macroeconomic stability, maintenance of high level of employment and price stability, whatever macroeconomic disequilibrium है उसको equilibrium में लिखना ना। बोलिए जी बोलिए। डन है जी, डन है। कैसा लग रहा है आप लोगों के हफ्ते भर में आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा सभी टीचर्स का? अब कितना टाइम बचा है आपके पास? बाप रे, सितंबर अक्टूबर। एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट चली गई है कि अभी भी खुला है एग्जाम फॉर्म भरना? 31 का, बहुत कम टाइम है, समय तो बहुत कम है सच में। नहीं, दुख तो होना ही नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना। इमेजिन करो ना बेटा, वो दिन, वो शाम, वो रात जब तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं है, तुम मस्त आराम से सैटरडे संडे को ऑफिस की छुट्टी है, मस्त आराम से बैठ के दोस्तों के साथ घूम रहे हो, पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं है, पास हो चुके हो, नेटफ्लिक्स बेटा सब्सक्रिप्शन लेके मस्त चिलिंग विलिंग कर रहे हो, आराम से बैठकर फेवरेट सीरीज देख रहे हो। कैसा लगे? क्रिकेट मैच देखोगे, क्रिकेट खेलोगे बेटा, मूवी देखने जाओगे, वही मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ बुरी वाली फीलिंग तो है ही नहीं। आई एम बॉलर, सही बात है, क्योंकि असली तो वही खेल के चली गई। जैसा तू तो बेचारा बॉलर का बॉलर रहेगा, खेलते तो वो चली गई, कोई बात नहीं, तो फेंकता रहेगा बहुत दूर। क्या बोलूं अभी, आगे छोड़ दूं। सही बात, अच्छा लगा ना सुनकर, पढ़ाई करो, सही बात। ठीक है, पूछ सकते हैं, अभी रुक जा थोड़ी देर में। हम क्या करते हैं, अपन एक एक फंक्शन को पढ़ते हैं। अलोकेशन फंक्शन पहले सरल भाषा में समझा देता हूं। अलोकेशन फंक्शन का मतलब क्या है बेटा? अलोकेशन फंक्शन का मतलब है जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर्ली अलोकेट करना, जो जहां पे लगना चाहिए वहां पे लगाना। फॉर एग्जांपल, हमारे देश के अंदर अगर कहीं बेटा कि ग्रेप्स बन रहे हैं तो आप उसे जूस बनवाइए, ना कि बेटा वाइन बनवाइए। अगर हमारे देश में अफीम उग रहा है तो बेटा आप उससे दवाइयां बनवाइए, ना कि बेटा उससे नशा करिए। समझ रहे? तो अलोकेशन फंक्शन का मतलब क्या बेटा? कि जो रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, दे शुड बी मेड अवेलेबल फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। समझ रहे? सो अलोकेशन फंक्शन optimum or efficient allocation of scarce resources means that available resources are put to their best use and no wastage is there। कितना सरल है बेटा? अलोकेशन फंक्शन का काम यही है कि जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम वे में यूज करो और वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम वे में मतलब जहां उसकी जरूरत है वहां उसको यूज करना चाहिए। नहीं, तू मेरे को कल भले कर लेना 10 बजे, सुबह ही 10 बजे कर ले। समझे? ये ना ऐसी आवाजें करता है ना कई बार, मेरे को खुद एम्बैरेसमेंट होती है, बच्चा क्या सोचता होगा, पर ठीक है तुम कुछ समझो मत, ये अजीब अजीब आवाजें करके आती रहती है, लेटर है ना बेटा। अलोकेशन फंक्शन का मतलब समझे। अलोकेशन फंक्शन का मतलब है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर विदाउट एनी वेस्टेज। अच्छा जी, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए, अब ये पूरा पेज आपको अलोकेशन फंक्शन के बारे में समझाएगा। इसमें से मैं जो पार्ट आपको यूज करने के लिए, टिक करने के लिए बोलूंगा वही करिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मार्केट फेलियर विच होल्ड बैक द एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अलोकेशन फंक्शन गवर्नमेंट का एक फंक्शन है। अलोकेशन फंक्शन में क्या करते हैं? सोसाइटी के जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम वे में यूज करते हैं, वेस्टेज नहीं करते, बराबर? ये फंक्शन है, पर ये फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? मार्केट फेलियर विच होल्ड बैक द एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ये वो कारण है, दीस आर द रीजन व्हाई देयर इज नो allocation done by the market itself and the government need to intervene in the market। हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये वो मुख्य कारण है, जिन कारणों के कारण बेटा ये वो रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मार्केट में कूदना पड़ता है अलोकेशन के लिए। क्या है ये रीजन? इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली लीडिंग टू अंडर प्रोडक्शन एंड हायर प्राइसेस। लीजिए बेटा, अब बेटा मोनोपोली रहती है कई जगह पे, और मोनोपोली वाले क्या करते हैं बेटा? इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली वाले क्या करते हैं? अंडर प्रोडक्शन करते हैं। तो सोसाइटी के जो स्केर्स रिसोर्सेज है बेटा उसका यहाँ पर यूटिलाइजेशन होना चाहिए था, पर ये लोग यूज ही नहीं कर रहे, अंडर प्रोडक्शन कर रहे। क्यों? आर्टिफिशियल स्केर्सिटी करके प्राइस हाइक करने के लिए। मार्केट टिपिकली फेल टू प्रोवाइड कलेक्टिव गुड्स व्हिच आर बाय देयर वेरी नेचर कंज्यूम्ड इन कॉमन बाय ऑल। बेटा हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए कलेक्टिव गुड्स बनाने के लिए। हमारे पास मान लो जमीन है तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए पार्क बनाने के लिए। दैट रिसोर्स, दैट लैंड शुड बी यूज्ड फॉर कॉमन यूटिलिटीज, पर ऐसा होता नहीं। सिमिलरली मोनोपोलिस्ट भी बेटा जितना प्रोड्यूस करना चाहिए उसे करता ही नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट आती है एलोकेट करने के लिए। Externality which arises when production and consumption of goods or services affect people and they cannot influence through the market decision about how much of goods and services shall be produced। ये same point है, point number 4 जो argument in favor of government में आ रहा था, वहां पे point number 4 यही था कि भैया market don't know how much goods and services shall be produced in case of certain goods।
नेक्स्ट फैक्टर इमोबिलिटी विच कॉज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी। बेटा फैक्टर इमोबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इधर से उधर नहीं जा सकता है। ये एक कारण है कि भैया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट मोबाइल, वी कैन नॉट यूज दिस फैक्टर फॉर अदर रिसोर्सेज, अदर पर्पस। तो गवर्नमेंट को आना पड़ता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल बेटा समझिए हमारे पास लेबर है, लेबर का शॉर्टेज हो रहा है प्राइवेट मार्केट के अंदर, ठीक है? तो बेटा अब ये लेबर पब्लिक सेक्टर में आ नहीं रही है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो गवर्नमेंट कूदता है। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के कारण कई बार गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी तो खैर ऐसी चीजें बची नहीं है बेटा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जनता को नॉलेज नहीं रहता है कि ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करवाती है। इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसलिए भी गवर्नमेंट पाना पड़ता है। इन्होंने जो जो पॉइंट लिखे थे सारे एक साथ लिख दिए, मेरे को तो समझ में नहीं आता। अब याद कैसे करोगे? आपको एक एक पॉइंट तो समझ में आ जाए, पर याद करना बहुत मुश्किल है। ये आप देखो लैंग्वेज बहुत खराब है इसकी, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया, पर लिखने जाओगे मैं तो पूरा घूम जाता मेरा कोबरा। ये वाला यूनिट बहुत बेकार लगता है मेरे को। अब आप देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्केट फेलियर विच होल्ड बैक द एफिशिएंट एलोकेशन। मतलब बेटा ऐसा क्या रीजन है कि गवर्नमेंट को एलोकेशन फंक्शन में आना पड़ता है? पहला रीजन क्या है? मार्केट पावर और मोनोपोली लीडिंग टू लोअर प्रोडक्शन हायर प्राइसेस। दूसरा, मार्केट कलेक्टिव गुड्स कॉमन यूटिलिटी के गुड्स प्रोवाइड नहीं करता, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कम एंड allocate resources for public utilities. There are certain commodities whose quantity of goods and services, how much quantity of goods and services shall be produced, cannot be determined by private market. Government intervene to make this optimum. नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इमोबिलिटी है, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और लास्ट है वही सबका साथ सबका विकास। इसलिए गवर्नमेंट आती है कि भैया जिसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है हम उसके लिए अवेलेबल करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर इज आल्सो अ रिसोर्स और हेल्थ केयर इज आल्सो अ सर्विस। तो बेटा हेल्थ केयर काफी महंगा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसे को, अपने बजट को अलोकेट करती है और पब्लिक हॉस्पिटल बनाती है ताकि जिनके पास पैसा नहीं है वो भी उसको यूज कर सके। प्लीज एक बार देखिए ये क्या पढ़ रहे हैं अपन। रीजन व्हाई गवर्नमेंट जंप इनटू मार्केट फॉर एलोकेशन फंक्शन। बिना देखे एक बार कोशिश करो। मार्केट पावर है बेटा, मोनोपोली मार्केट पावर है, मोनोपोली है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पर लोअर आउटपुट प्रोड्यूस होता है हायर प्राइस पे, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट अलोकेट देयर रिसोर्सेज फॉर सच गुड्स। दूसरा है बेटा मार्केट फेल टू प्रोवाइड द गुड्स ऑफ कलेक्टिव नेचर कॉमन यूटिलिटीज, उसके लिए भी गवर्नमेंट पाना पड़ता है। देयर आर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज whose consumption or the quantity of goods and services which are to be produced cannot be determined by the market, that's why government intervene in the market. कई बार imperfect information रहती है, इक्विटी फेयरनेस सबका साथ सबका विकास के लिए करना पड़ता है। और एक और पॉइंट क्या है? यस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इमोबाइल रहता है। ठीक है चलिए, रीजन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एलोकेशन, ये वाला और ये वाला मेरे को तो सेम ही लगता है पढ़ के। ये बोल रहे हैं द मार्केट इकोनॉमी इज सब्जेक्ट टू सीरियस माल फंक्शनिंग इन सेवरल बेसिक रिस्पेक्ट। देयर इज आल्सो प्रॉब्लम ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट, कुछ भैया प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। व्हाइल प्राइवेट गुड विल बी सफिशिएंटली प्रोवाइडेड बाय द मार्केट, पब्लिक गुड विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल इंप्रूव सोशल वेलफेयर। इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंटरवेंशन मार्केट फेलियर में अकर एंड द रिसोर्सेज आर लाइकली टू बी मिसअलोकेटेड। समझे पढ़ने में कितना आसान है बेटा। ये बोल रहे हैं कि भैया ऊपर के कारण तो ठीक है, मार्केट बड़ा इनएफिशिएंट है बेटा, मार्केट इनएफिशिएंट है, कुछ प्रोडक्ट ही गायब है, वेलफेयर नहीं हो रहा लोगों का, तो गवर्नमेंट को आना पड़ता है। बहुत जेनरिक लैंग्वेज भी लगती है, बहुत स्पेसिफिक लैंग्वेज भी लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि भैया दे आर टॉकिंग समथिंग स्पेसिफिक, और बाद में कभी-कभी ऐसा लगता है दे आर टॉकिंग वेरी जेनरिक। लाइक मार्केट इज सब्जेक्ट टू सीरियस माल फंक्शनिंग इन वेरियस रेस्पेक्ट। देयर इज प्रॉब्लम ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी कुछ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं। प्राइवेट गुड सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है बट पब्लिक गुड्स आर नॉट, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल इंप्रूव दिस। नकुल सर की क्लास में मुझे बुलाया गया है, देखे तो सही क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। सुनना है क्या तुमको? ठीक है सुनो ना सर, क्लास एंड नहीं नहीं
फाउंडेशन को क्या सुना रहे हो? दोनों ने क्लीन शेव कर लिया तो बच्चे लग रहे हैं, छोटे बच्चे लग रहे हैं। क्लास थोड़ी एंड क्लास तो भैया 1 घंटे की बाकी यूनिट खत्म करेंगे। तो मैं ऐसे जाता नहीं किसी क्लास में, बच्चे ने फोटो भेजी, मैं बोला ये क्या हो गया भाई? बेटा मुझे बताओ कि आपको समझ में आया कि रीजन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन एलोकेशन? पहली चीज है कि भैया गवर्नमेंट अगर इंटरवीन नहीं करेगी तो मार्केट में सीरियस माल फंक्शनिंग है। कुछ तो जगह ऐसी जगह है बेटा जहां पे देयर इज नॉन एग्जिस्टेंट मार्केट, प्राइवेट गुड्स बेटा सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है बट पब्लिक यूटिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। सो गवर्नमेंट थ्रू एलोकेशन फंक्शन मेक द रिसोर्सेज एंड गुड्स अवेलेबल एंड एंश्योर द वेलफेयर। ठीक है, अब ये कट कर दो, पूरा पैराग्राफ, ये किसी काम का नहीं है, हम एक बार रीड कर लेते हैं। 3 बजे तो सही थे, अब क्या मैं कोई बोले 2 घंटे पहले हुआ, ये एक बार पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में इसे कट कर देंगे। According to Musgrave, the state मतलब government is the instrument by which need and concern of citizens are fulfilled, and therefore public finance is concerned with economic mechanism that should ideally lead to effective and optimal allocation of resources। बोल रहे हैं कि ये सरकार का काम है। The resource allocation role of government fiscal policy focus on potential of government to improve economic performance through its expenditure and tax policy। बोल रहे हैं कि जहां आपने को लगता है कि resources को allocate करना है, पैसा लगाना है, वहां लगाना है। Allocative function in budgeting determine who and what will be taxed, as well as how and on what good and on what the government revenue will be spent। The allocation function also involves reallocation of society's resources from private to public। बस सत्य बकवास चलती। ठीक है जी, काट ही दिया। बोल रहे गवर्नमेंट का ये काम है, पैसा कलेक्ट करता है, पता है आपको मत सिखाओ। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि भैया गवर्नमेंट को क्यों इंटरवीन करना पड़ता है। सीरियस माल फंक्शनिंग है मार्केट के अंदर, भैया प्राइवेट सेक्टर जो है प्राइवेट गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के गुड्स नहीं आ रहे। दूसरी बात बेटा यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट मार्केट है, मोनोपोलिस्ट प्राइसेस बढ़ाया जा रहा है, मार्केट के अंदर कुछ गुड्स गायब हो गए हैं, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा और क्या 2-4 रीजन उन्होंने ऊपर दे रखे थे, वो सारे रीजन है। तो ठीक है, हम समझ गए गवर्नमेंट का एलोकेशन फंक्शन की जरूरत है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के अंदर ऑप्टिमम यूज करना है रिसोर्सेज का, और साथ ही साथ बेटा वेस्टेज नहीं होने देना है। ये गवर्नमेंट का उद्देश्य, पर कैसे? हाउ A variety of allocation instrument are available by which government can influence। अब आपको बता रहे हैं कि कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट एलोकेशन फंक्शन के लिए गवर्नमेंट में डायरेक्टली प्रोड्यूस द इकोनॉमिक गुड, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। हम यही तो बोलते थे कि भैया सोसाइटी में गुड्स अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करना चाहिए, अपने पैसे को, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट का अलोकेट करना चाहिए, किसलिए? डायरेक्ट प्रोवाइड करना चाहिए सर्विस। गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस प्राइवेट सेक्टर थ्रू इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। भैया गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, इंसेंटिव देके, और कोई गलत कर रहा है तो उसको डिसइंसेंटिवाइज करना चाहिए, टैक्स लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बेटा लीकर बना रहा है या फिर कोई बेटा वाइन बना रहा है ग्रेप से, तो हम बोलेंगे भैया तुम मत करिए चीज, डायरेक्टली बोलेंगे, सुनेगा नहीं तो क्या करेंगे, उसके प्रोडक्ट पे टैक्स ज्यादा लगा देंगे। पर बेटा अगर मान लो वो ग्रेप से बेटा बना रहा है जूस तो उसके ऊपर टैक्स कम लगाएंगे, इनफैक्ट उसको सब्सिडी दे देंगे, रिबेट दे देंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा? रिसोर्सेज सही जगह पे चैनलाइज हो जाए इसकी कोशिश कर रही है। तो पहला है डायरेक्टली बेटा गवर्नमेंट विल डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है भैया मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगी टैक्सेस और इंसेंटिव से। तीसरा है गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एलोकेशन थ्रू कंपटीशन पॉलिसी, मर्जर पॉलिसी एक्सेट्रा व्हिच विल अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मतलब ये क्या बोल रहे हैं हम? भैया कानून में बदलाव ला देंगे, हम कंपटीशन पॉलिसी बदल देंगे, हम और भी कोई रिलेटेड पॉलिसी बदल देंगे। गवर्नमेंट्स रेगुलेटरी एक्टिविटीज सच एज लाइसेंसिंग, कंट्रोल, मिनिमम वेजेस एंड डायरेक्टिव्स ऑन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस रिसोर्स एलोकेशन। कितना डिटेल में दे रखा है, सब कुछ दे देते उठा के। इजी 5 पॉइंट याद रखें। गवर्नमेंट सेट लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। बेटा गवर्नमेंट एक दायरा बना के देगी, स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क बना के देगी, ये रिसोर्सेज का इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। एनी मिक्सचर ऑफ द अबव। तो भैया गवर्नमेंट क्या करेगी? डायरेक्टली वो गुड्स प्रोड्यूस करना चालू कर देगी जहां पे बेटा गवर्नमेंट को लगता है कि एलोकेशन होना चाहिए। दूसरा मार्केट मैकेनिज्म थ्रू इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिवाइजेशन, जहां पे टैक्स और इंसेंटिव सब्सिडीज का सहारा लेंगे। तीसरा बेटा पॉलिसीज बना देंगे। चौथा फ्रेमवर्क बना देंगे बेटा, द लीगल फ्रेमवर्क, दे विल सेट लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एंड एनी अदर मिक्सचर ऑफ द अबव। मेरी एक पॉइंट वो तो बकवासी है, याद नहीं रहेगा, सब सेम लग रहा है मेरे को। तो देख लो आप, एनी मिक्सचर सेट एलोकेशन इन्फ्लुएंस डायरेक्टली प्रोड्यूस। सर सब पॉइंट उल्टा कर दिए हैं। कौन से पॉइंट उल्टा कर दिए? सारी सेम है। ठीक है, 6 से 1 तक याद हो जाएगा। कैसे कैसे करते हैं बेटा? डायरेक्ट एलोकेशन करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, दैट इज इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव। तीसरा बेटा दे विल मेक पॉलिसी, कानून में बदलाव लाएंगे। चौथा बेटा ये फ्रेमवर्क ही चेंज कर देंगे, लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क या एनी अदर मिक्सचर। अब मैं चाहता हूं आप ये पूरा पेज पढ़ो, क्योंकि देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एकदम इजी है। मतलब आप बोलोगे वाह मजा आ गया, पप्पी दे दोगे। और ये वाला तो भैया 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप इसको याद करो सिर्फ, इसको पढ़ो, फिर से समझो बार बार। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये यूनिट के अंदर सब कुछ सेम लग रहा है। और सेंट्रल थीम बहुत सिंपल है कि भैया सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेस हैं, उसका ऑप्टिमम वे में यूटिलाइजेशन करना है और वेस्टेज नहीं होने देना है। ये एलोकेशन फंक्शन है। रिचर्ड मस्ग्रेव भी अपने 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी में यही तो बात कर रहे थे। वो यही बोल रहे थे एलोकेशन फंक्शन का मतलब यही होता है कि भैया मार्केट के अंदर जो रिसोर्सेस है उनका ऑप्टिमम एलोकेशन करना है और इनएफिशिएंसी जो है उसको हटा देना है। तो पहला वाला पार्ट बोलता है कि भैया ऐसा क्यों है कि मार्केट के अंदर एलोकेशन फंक्शन की नीड आन पड़ी। क्या रीजन है? इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली के कारण क्या होता है? अंडर प्रोडक्शन और हायर प्राइसेस होता है। दूसरा मार्केट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करता है। मार्केट टिपिकली फेल टू प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जो कॉमन नेचर के।
तीसरा, कई बार मार्केट को पता ही नहीं होता कि कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना। तो देखना, यहाँ पर मार्केट को पता ही नहीं है कितना प्रोड्यूस करना, यहाँ पर तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, और यहाँ पर बेटा जानबूझ के कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो तीनों पॉइंट प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर आप देखोगे, बेटा यहाँ पर जानबूझ के कम प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, और इसको यहाँ पे तो पता ही नहीं कि कितना प्रोडक्शन करना है। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, इम्परफेक्ट मोबिलिटी और इक्विटी फेयरनेस। इक्विटी फेयरनेस, सर इसको इक्विटी फेयरनेस क्यों बोला? इक्विटी फेयरनेस का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रिलेटिवली इक्वल। तो देखो याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, तीन बातें प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दैट प्राइवेट सेक्टर इज अनअवेयर अबाउट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड। फिर बेटा दूसरा अंडर प्रोडक्शन होता है मोनोपोली के केस में, और तीसरा बेटा मिसिंग मार्केट होता है, सर्टेन गुड्स ऑफ पब्लिक नेचर, पब्लिक यूटिलिटी नेचर आर नॉट प्रोड्यूस्ड। फिर इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने क्यों इंटरवीन करना? गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो बेटा सोसाइटी का वेलबींग होगा। सोसाइटी वैसे भी माल फंक्शन कर रही है बहुत सारे एरिया में, कुछ बेटा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, बराबर। मिसिंग मार्केट आते हैं, नॉन एक्सिस्टेंस। प्राइवेट सेक्टर के गुड्स, प्राइवेट गुड्स तो प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी के गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते। तो गवर्नमेंट यहाँ पर आती है एंड मेक द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। तो बहुत सिंपल है कि भैया मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता कुछ गुड्स का, मार्केट माल फंक्शनिंग है, अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइवेट गुड्स बने जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के गुड्स बने नहीं जा रहे हैं, सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट आ रही है। बड़ा सा जेनरिक आंसर है। अच्छा, गवर्नमेंट कैसे करती है? डायरेक्टली गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चालू कर देती है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, टैक्सेशन और सब्सिडीज का रास्ता अपनाती है बेटा। गवर्नमेंट यहाँ पर पॉलिसी मेंट कर सकती है, कॉम्पिटिशन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो सेट कर सकती है बेटा, लीगल फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क और कोई मिक्सचर बना सकती है। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इतना डिटेल में क्यों ज्ञान दिया है या ऐसा नहीं? आना कुछ ज्यादा डिटेल में दे दिया यूनिट। अगला वाला यूनिट बहुत प्यारा है, नेक्स्ट यूनिट इज सुपर, और बेटा वो इससे 3 टाइम्स लेंदी है, या एटलीस्ट ट्वाइस तो है, लेकिन हाफ टाइम में कंप्लीट हो सकता है, इतना मस्त है वो यूनिट, और आपको सारी चीजें रिलेटेबल लगेगी। चलिए आगे पढ़ते बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या है बेटा? रॉबिन हुड वाला काम, अमीरों से लो गरीबों में बांटो। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेटा इसलिए आया है क्योंकि सोसाइटी के कुछ ऐसे सेक्टर्स है, कुछ ऐसे वर्ग है जिनके पास बेटा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, दे आर रियली डिप्राइव्ड, व्हाइल देयर आर सर्टेन सेक्टर्स और देयर इज सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हिच इज मच प्रिविलेज्ड। तो इन लोगों से टैक्सेशन के फॉर्मेट में ज्यादा पैसा कलेक्ट करना और वो गरीबों में बांट देना वेलफेयर पर्पस के लिए, ये है बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्रक्स। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बोलता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट लेफ्ट टू द मार्केट ऑन इट्स ओन, मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो इनकम एंड वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ विल बी स्क्यूड। मतलब बेटा वाट लग जाएगी। ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरवीन फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि भैया जो प्रिविलेज सेक्टर है उनको ज्यादा टैक्स करना, उनसे ज्यादा पैसा कलेक्ट करना और गरीबों में बांट देना या उनको यूटिलिटी प्रोवाइड करना, दिस इज कॉल्ड एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनसे लेकर इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट लेफ्ट द मार्केट ऑन इट्स ओन, मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम विल बी स्क्यूड, यानी कि वाट लग जाएगी बेटा, अमीर को पैसा ही पैसा मिलता जाएगा, गरीब को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट हैज इंटरवीन टू इंश्योर मोर डिजायरेबल एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट इसलिए The distribution function of government aim at, government क्यों करती है distribution function? Equitable distribution, redistribution of income to achieve equitable distribution of societal output among household। बेटा सबको बराबरी से चीजें मिले। अब देखो अमीर जो है उसके पास तो वैसे भी सारे रिसोर्सेस हैं, गुड्स है, लग्जरी है, तो हम इससे पैसा लेंगे, कैसे लेंगे? टैक्सेशन के फॉर्मेट में, और गरीबों में बांट देंगे यूटिलिटी प्रोवाइड करके। तो भैया सबको बराबरी से गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए, अमीर तो खुद बाय कर सकता था क्योंकि प्रिविलेज था, और उसी से पैसा लेके गरीबों को भी दिलवा दिया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, वेलबींग ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी हु सफर फ्रॉम डेप्रिवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप। भैया गवर्नमेंट ये काम क्यों करती है? गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि सोसाइटी के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े हुए भी हैं और डिप्राइव भी हैं, पीड़ित वर्ग हैं, उन लोगों के लिए करना पड़ता है वेलबींग उनके लिए। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग इक्वालिटी इन इनकम वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। तो भैया डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली सबको इनकम बराबरी से मिल जाए, कैसे? अमीरों से ज्यादा टैक्स ले लिया जाएगा और गरीबों में चीजें बांट दी जाएगी। तो बेटा अमीर का पैसा कम हो गया और गरीब को खर्च कम करना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उसको बहुत चीजें फ्री दे रही है। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है? इक्वालिटी लाने की कोशिश करे इनकम और वेल्थ में। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर द पीपल हु हैव फेस्ड हार्डशिप। बेटा पीड़ित लोगों को गवर्नमेंट सहारा प्रदान करती है ऐसे, एंश्योरिंग दैट एवरीवन एंजॉय एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो मिले। तो गवर्नमेंट ने क्यों ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में सोचा? सबसे पहले सोचा सबका साथ सबका विकास, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का, सबको बराबरी से मौका, इनकम वेल्थ मिले। दूसरा बेटा जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको भी गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे, उनका भी वेलबींग होगा। फिर बेटा सबको बराबरी से इनकम वेल्थ मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उन सेक्शन को जो हार्डशिप फेस कर रहे हैं उन लोगों को भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करवाएंगे, और लास्ट बेटा एटलीस्ट सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करने को मिलेगा। ईडी वालों ने इक्वालिटी में स्टैंडर्ड लिविंग हार्डशिप दी। मेरे जी जो कनाडा जा रहे हैं, टिकट पता है कितने का? कनाडा का टिकट 1,80,000 का, which is like 12,000 more than annual income of my staff. Which is like 12,000 more than annual income of my staff. Oh, it is too much.
14,000 वही बात कर रहे हैं हम, वही हम बात कर रहे हैं, बैंक से वही बात कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसकी 1.6 लाख, मेरी है 1.56 लाख, वही हो नहीं रहा है, कैश में देना पड़ेगा। आपका स्टाफ को बताओ, मर्डर कर देगी मेरा, उसको पता चल गया पैसे वाले लोग हैं तो हम पता ही नहीं चल रहे थे। मैं तो दिन भर बेटा ये पैंट तो पहनता नहीं, मैं शॉर्ट्स में घूमता रहता हूँ, तो उसको लगता है वो गरीब आदमी है, दिन भर एक ही कपड़े पहन के घूमता रहता हूँ घर में, तो गरीब आदमी उसको लगता हूँ ना, शो ऑफ करता ही नहीं मैं, और वो भंड है, उसको ज़्यादा समझता भी नहीं चीज़ें, वो यहाँ बैठी रहती है बाजू में, क्या चालू है, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ, उसको समझ में भी नहीं आया, एक्चुअली भंड रहती है, वो नशे में रहती है अपना। अच्छा है, और भरोसा हो गया मेरे को उस दिन मैंने 70,000 उसके हाथ में दे दिए थे। पहले मेरे को लगा इसके 5 महीने की सैलरी लेकर भगना जाए, फिर बाद में मेरी मम्मी ने तो बहुत उसका बायोडाटा निकाल के रखा था कि उसके पापा का कौन सा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट क्या है उसके पापा का, तो है तो पैसे वाली, पर टाइम पास के लिए काम करती रहती है। तो फिर मेरे को, मैं दूं क्या पैसे इसको, कल सुबह डाल के आने बैंक में, यहाँ पर आएगी वापस जाएगी, सच्चा वहीं कहीं डाल दे, मैं बोले दे दे, 5 महीने की सैलरी भग गई तो दे दिए ना, और क्या दे दिए। तो 5 महीने आपको काम करना पड़ता है, स्टाफ को मैं तुरंत रख लेता, ऐसा थोड़ी है कि भैया मैं 5 महीने का नुकसान हो गया तो 5 महीने बाद स्टाफ रखूं, ऐसा थोड़ी। ये वही इंसान है बेटा जो कभी घर में नुकसान हो जाता है तो बोलता अब मैं खाना नहीं खा के वसूल करूंगा, ऐसा थोड़ी होता। चलिए बेटा पढ़िए रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, क्या मतलब है इसका बेटा, इट मींस दैट, या फिर कह सकते हैं द नीड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट, नीड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसकी जरूरत क्यों वहां पर ही वो बोल रहे हैं, नीड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट लेफ्ट टू द मार्केट ऑन इट्स ओन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम विल बी स्किव्ड, दैट इज रिच विल गेट रिचर, पुअर विल गेट पुअरर। सो द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एम, बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग, ठीक है। दूसरा है बेटा वेलबींग ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सेक्शन बेटा ये सर्विसेज अवेल नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, उनको भी बेटा अवेलेबल करवा के देना, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एम है वेलबींग है बेटा। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इक्वालिटी, इसको बोलते हैं इक्विटी फेयरनेस, क्या बोलते हैं इक्विटी फेयरनेस, इक्विटी फेयरनेस का मतलब है सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर दोस हु हैव फेस्ड हार्डशिप, बेटा जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों की सहायता और एटलीस्ट सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। सर ये कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, बेटा हमारा टैक्स स्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुल डिजाइन है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अमीर होते जाते हो तो आपसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो जाता है, और आप गरीब हो तो आपको रिफंड आ जाता है बेटा, रिफंड आ जाता है, फिर टैक्स कलेक्ट नहीं करते। तो देखिए हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, द रिचर यू ग्रो, मोर टैक्स यू पे, मोर कंट्रीब्यूशन यू मेक, मोर विल बी द रीडिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। दूसरा तरीका बेटा रिजर्वेशन रखते हैं हम लोग डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन रखा जाता है, ठीक है। तीसरा है बेटा स्पेशल स्कीम्स लॉन्च करते हैं हम लोग बैकवर्ड सेक्शन के लिए, और वो स्कीम को फाइनेंस कहां से करते हैं, जो टैक्स कलेक्शन आया अमीरों से उससे, ठीक है। पढ़िए बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मार्केट इंटरवेंशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक रीजन, taxation policy of the government whereby progressive taxation of the rich is combined with the provision of subsidy to poor household, बेटा अमीरों का क्या है, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है प्रोग्रेसिवली बेटा उनके ऊपर टैक्स भी बढ़ता जाता है, डायरेक्ट टैक्स का ये फीचर, इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स भी आपको बढ़ता जाएगा, गरीबों को सब्सिडी देते जाएंगे उन पैसों से। दूसरा प्रोसीड फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्स यूज्ड फॉर फाइनेंस पब्लिक सर्विसेज स्पेशली दोस दैट बेनिफिट लो इनकम हाउसहोल्ड, समझ में आया आपको, ये पैसों से बेटा गरीबों की सहायता करेंगे, दोनों पॉइंट एक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन एंड प्रेफरेंस टू प्रोटेक्ट सर्टेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट टू एंश्योर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ कंज्यूमर, पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये वाला लिखना, स्पेशल स्कीम फॉर बैकवर्ड सेक्शन। तो भैया गवर्नमेंट क्या करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज और प्रोवाइड गुड्स फॉर देयर नीड। दूसरा एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन रखती है फॉर दिस क्लास, स्पेशल स्कीम लेकर आती है इन लोगों के लिए, और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है इस पैसे से जिससे गरीब वर्ग का फायदा हो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तुम लोगों को लूटे जा रही है, अमीरों को लूटे जा रही है और सब में डिस्ट्रीब्यूट करते जा रही है, तो बेटा एक समस्या क्रिएट होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेजर शुड बी अकम्प्लिश्ड विद मिनिमल एफिशिएंसी कॉस्ट एंड बाय केयरफुली बैलेंसिंग इक्विटी फेयरनेस ऑब्जेक्टिव कमेंट। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि भैया ध्यान से सुनना, रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर शुड बी अकम्प्लिश्ड विद मिनिमल एफिशिएंसी कॉस्ट, ये बोल रहे हैं आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो मतलब अमीरों को लूट रहे हो बेटा, इसके कारण अमीरों की एफिशिएंसी नहीं घटनी चाहिए। सर उनकी एफिशिएंसी क्यों घटेगी, बिल्कुल घटेगी बेटा। एक जमाना था जब इंडिया में हाईएस्ट टैक्स 97% तक चला गया था कुछ लोगों के लिए, इन जनरल भी टैक्स बहुत ज्यादा होता था, अभी भी 40, 45, 50% से ज्यादा टैक्स भरते हैं अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के मामले में बात करें। तो भैया प्राइवेट सेक्टर क्या बोलता है, या फिर रिच पीपल आर सेइंग वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग रियली हार्ड टू बिल्ड अवर एम्पायर एंड टू बिल्ड द मनी, एंड व्हाट यू आर डूइंग गवर्नमेंट, यू आर टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम अस इन द नेम ऑफ इक्विटी फेयरनेस, इससे बेटर मैं ही कटोरा लेकर बैठ जाता हूं। तो प्राइवेट सेक्टर ने बेटा अंडर परफॉर्म करना चालू कर दिया, बोलते नाउ वी डोंट वांट टू अर्न, वी डोंट वांट टू शो एनी काइंड ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। तो भैया गवर्नमेंट का और नुकसान हो गया दो तरीके से, एक तो जीडीपी गिर गई, दूसरी बात अब इन्होंने एफिशिएंसी दिखाना बंद कर दी तो इनका प्रॉफिट भी कम हो गया, तो गवर्नमेंट का कलेक्शन भी कम हो गया। तो ये वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया तुम ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में प्राइवेट सेक्टर की रिच लोगों की एफिशिएंसी को ना गिरा दो। रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर शुड बी अकम्प्लिश्ड विद मिनिमम एफिशिएंसी कॉस्ट बाय केयरफुली बैलेंसिंग इक्विटी फेयरनेस, सबका साथ सबका विकास के चलते हुए इनकी एफिशिएंसी ना गिरा दो। पढ़िए इन मॉडर्न टाइम मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वेलफेयर जनहित में काम करते हैं, इन मॉडर्न टाइम्स most the agrarian welfare state provide free or subsidized education, healthcare system, unemployment benefit, pension, and other such social security measures. In other words, government redistribution policy which interfere with producer choice or consumer choice are likely to have inefficiency cost or deadweight losses. मतलब काम बंद। For example, greater equity, भैया तुमको ज्यादा ही इक्वालिटी चाहिए तो तुम क्या करोगे, अमीर को बोलोगे और लूटो इसको और गरीबों में बांटो। For example,
it can be achieved through high rate of tax on rich, but high rate of tax could also act as disincentive to work and discourage people from saving and investment and risk taking. This in turn will have negative consequences and productivity and growth of economy. GDP will fall. Consequently, potential tax revenue will be reduced. और इनसे आने वाला पैसा भी कम हो जाएगा. And scope of government welfare will also be reduced. So a trade-off should be there. Balance should be there. In other words, redistribution measure should be accomplished. Redistribution को सही तरीके से जोड़ना चाहिए minimum efficiency cost से. यानी कि ऐसे redistribution function करो इनकी efficiency भी ना गिरे और आप लोगों को tax collection भी मिलता है. बोलिए जी बोलिए. ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या है? बस अमीरों से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के फॉर्मेट में पैसा लो, गरीबों में बांट दो ताकि उनका वेलबींग हो, इक्विटी फेयरनेस हो, इक्वालिटी हो, डिप्राइव्ड सेक्शन को बेटा जो हार्डशिप फेस करनी पड़ी वो सारी चीजें मिल जाए, जिस सेक्टर ने हार्डशिप फेस करी उसको गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो जाए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाए. कैसे करेंगे? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू पैसा कलेक्ट करेंगे, पब्लिक यूटिलिटी स्पेशली फॉर पुअर ग्रुप को प्रोवाइड कर देंगे, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, स्पेशल स्कीम फॉर बैकवर्ड क्लासेस और भैया पुअर्स के लिए पब्लिक यूटिलिटी गुड बना देंगे. याद रखना अ फाइन बैलेंस शुड बी देयर. ठीक है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. बेटा ये जो है ना ये बड़ा आसान है, इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो पूरा फिनोमेना, बस वही आपको एक्सप्लेन करना है. डन है डन है डन है डन है. ठीक है, लास्ट पॉइंट. सर ये स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या है? बहुत आसान है, पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं. स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल आएगा ही आएगा, ये इनएविटेबल है. सो अ फ्री मार्केट इज लाइकली टू जनरेट बिजनेस साइकिल and business cycle have serious consequence on well-being of society. Now free market will definitely generate business cycle but has got very limited power to control it. ठीक है, if government is not there to intervene into this market the hardship will be prolonged. क्या बोला मैंने? सरल भाषा में बोलूं तो ये बिजनेस साइकिल इनएविटेबली हर मार्केट इकोनॉमी में आएगी आएगी, लेकिन बेटा मार्केट के पास पावर नहीं है इसको करेक्ट करने की इमीडिएटली. अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो ये हार्डशिप लंबे समय तक चलती रहेगी. सो बेटा स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब क्या है? स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब है मार्केट में बेटा जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में फ्लक्चुएशंस हो रहा है उसको स्मूदन करना, स्टेबलाइज करना. आपके घर में भी बेटा स्टेबलाइजर नाम का पहले अप्लायंस होता था जो बिजली के करंट में था ना बेटा, उसको स्मूथ करता था, स्टेबलाइज करता था. नहीं तो पहले के जमाने में बेटा अप्लायंसेस ही उड़ जाते थे. ठीक है, वोल्टेज हाई लो, अभी हमारे यहाँ मैंने तो सालों से देखा नहीं वोल्टेज हाई लो के बारे में, पर बेटा स्टेबलाइजर आता था. पहले वोल्टेज हाई लो के कारण बेटा उड़ जाते थे सीधा अप्लायंसेस. कभी कभी आता था ऐसा चिंगू सा करंट. ठीक है, अप्लायंसेस भी चल रहे थे धीमी गति में, ट्यूबलाइट चल रही है हल्की सी मध्यम, बेटा टीवी चल रहा है आधा ही दिख रहा है उसके अंदर, हीरो दिख रहा है हीरोइन नहीं दिख रही, और बेटा फिर सडनली करंट आ जाता जुम 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 और सीधा टीवी उड़ा देता, फ्यूज उड़ जाते थे टीवी के. तो स्टेबलाइजर लगाना पड़ता था हमको. स्टेबलाइजर का फ्यूज उड़ता था, स्टेबलाइजर का फ्यूज सस्ता आता था. तो ये स्टेबलाइजर क्या करता था? सारे झटके सहन कर लेता. स्टेबलाइजेशन फंक्शन का भी वही काम है, मैंने होम टाउन में देखा है. अच्छा अभी भी है. अब देखिए पुणे थोड़ा डेवलप हो चुका है, थोड़ा क्या बहुत डेवलप होता है, यहाँ पर नहीं देखने मिलता है. तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब क्या है? सर जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है ना सोसाइटी में, नेशनल लेवल पे मैक्रो लेवल पे, वो फ्लक्चुएशन को स्टेबलाइज करना, स्मूथ करना. क्योंकि भैया बिजनेस साइकिल तो आएगी इनएविटेबली आएगी, पर मार्केट के पास पावर नहीं है इसको करेक्ट करने की. तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन के थ्रू ये जो सब ऑप्टिमम एलोकेशन हो रहा है, ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसको स्मूदन करेंगे. Stabilization function of government is derived from Keynesian proposition that market economy does not automatically generate full employment and price stability and therefore government should pursue deliberate यानी कि जानबूझ के stabilization policy. मतलब बोल रहे हैं मार्केट के पास पावर ही नहीं है full employment अचीव करने की और प्राइस कंट्रोल करने की, तो गवर्नमेंट को आना पड़ता है. Explanation: The stabilization function is one of the key function of fiscal policy. ऐसा आप हर पॉलिसी के लिए लिखते हैं. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है allocation function is one of the key function, distribution function is one of the key function, stabilization function is also one of the key function. एक लाइन तो बढ़ा दो. Stabilization function is one of the key function of fiscal policy and aim at eliminating यानी कि हटाना चाहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन अराइजिंग फ्रॉम सब ऑप्टिमम एलोकेशन. सब ऑप्टिमम एलोकेशन मतलब आपने बेटा मार्केट में सही तरीके से काम नहीं किया. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हैज आइदर अंडर प्रोड्यूस और ओवर प्रोड्यूस, जिसके कारण बेटा मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं. इसको एलिमिनेट करना है और बिजनेस साइकिल को स्मूदन करना है. डिड यू गेट दिस पार्ट? बेटा स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी. इसका काम क्या है? इट एम्स एट एलिमिनेटिंग फ्लक्चुएशंस अराइजिंग ड्यू टू सब ऑप्टिमम एलोकेशन. मतलब मार्केट के अंदर जो ऑप्टिमम एक्टिविटीज नहीं चल रही है उसके कारण फ्लक्चुएशन है, उसे एलिमिनेट करना, स्मूथ करना. Business cycle are natural phenomena in any economy and they tend to occur periodically. The market system has inherent tendency to create business cycle. The market mechanism is limited in its capacity to prevent or resolve the disruption caused by fluctuation in economic activity. In the absence of appropriate corrective intervention by government, the instability that occur in the economy in the form of recession, inflation may likely to get prolonged. क्या बोल रहे हैं? मार्केट में बिजनेस साइकिल इनएविटेबली आएगा ही आएगा, कंपलसरी आएगा. मार्केट के पास पावर नहीं है इसको रोकने की. ठीक है, और अगर ऐसा रहा लंबे समय तक चलेगा, causing enormous hardship to the people, especially to the poor section of society. It is also possible that the situation of stagflation यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहे हैं, दाम बढ़ते जा रहे हैं चीजों के.
समझा? स्टेबलाइजेशन इशू आल्सो बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एज द इंक्रीजिंग इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस कॉजेस फोर्सेस ऑफ इंस्टेबिलिटी टू गेट इजीली ट्रांसमिटेड। ये बोल रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि भाई आप तो ये कंटीजियस इफेक्ट हो गया, ये एक कंट्री के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक डिसइक्विलिब्रियम हो तो हर कंट्री में फैलना चालू हो जाता है। बस इतना ही करना है, आपको कुछ नहीं करना। ये वाला जितना भी है ये यूनिट नंबर 4 में आ जाएगा, पूरा यूनिट 4 इसी के ऊपर है। छोड़ दो, ये आसान था। ये सिंपल है। अच्छा, पहला वाला भी पार्ट पार्ट में समझोगे तो सिंपल था। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं बेटा, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन अभी अपन रिवर्स क्रोनोलॉजी में जाएंगे, ठीक है? तो रिवर्स क्रोनोलॉजी के हिसाब से स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। स्टेबलाइजेशन फंक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ सब ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझने की कोशिश करें बेटा, इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल आना इनएविटेबल पार्ट है, इट इज गोइंग टू कम, बट मार्केट इज हैविंग, दैट इज प्राइवेट सेक्टर इज हैविंग वेरी लिमिटेड पावर टू करेक्ट इट। यहाँ पे स्टैग्फ्लेशन और कंटीजियस इफेक्ट के कारण प्रोलॉन्ग पीरियड तक बिजनेस साइकिल के इंपैक्ट चलेंगे, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नुकसान होगा, तभी गवर्नमेंट आती है स्टेबलाइजेशन फंक्शन लेके। सो स्टेबलाइजेशन फंक्शन एम्स एट एलिमिनेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। तो ये स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है? जो ये फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना मैक्रो लेवल पे, इसको स्मूदन करना, एलिमिनेट करना, ठीक है? ये हो गया आपका स्टेबलाइजेशन फंक्शन खत्म। कोई डाउट है बेटा? क्रक्स बता दिया मैंने आपको इसका। So stabilization function is key function. Stabilization function aims at eliminating macroeconomic fluctuation arising due to suboptimal allocation. So society has, that is market has, inherent tendency to create business cycle, but limited power to prevent it or to control it. In the absence of government intervention, the problem of this business cycle may get multiplied or can get increased. Especially, the weaker section of society will suffer due to prolonged macroeconomic fluctuation. The problem of stagflation and contagious effect makes the problem worse. That's why the role of government in the form of stabilization function arises. Now, beta, we'll study distribution function or redistribution function. Distribution function or redistribution function arises from the fact that left to the market on its own, market को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, there will be left to the market on its own, the distribution of income and wealth will be skewed. यानी बेटा वेल्थ और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबरी से नहीं होगा। तो भैया गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको बराबरी से मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। दूसरा है वेलबींग ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सेक्शन को कुछ नहीं मिलता उन लोगों को चीजें मुहैया करवाई जाए। तीसरा है बेटा इक्विटी फेयरनेस, सबका साथ सबका विकास, ठीक है? सबको बराबरी से इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है बेटा प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु हैज फेस्ड हार्डशिप, एंड लास्ट वन इज पीपल शुड एंजॉय एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कैसे करेगी गवर्नमेंट? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू, उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी और फिर भैया उसको यूज करेगी पब्लिक यूटिलिटीज के लिए, स्पेशली मेंट फॉर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दूसरा बेटा एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन। तीसरा क्या है? स्पेशल स्कीम फॉर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आल्सो दे विल प्रोड्यूस सच गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर एसेंशियल फॉर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट दे शुड मेंटेन अ फाइन बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी फेयरनेस। इसका एक्सप्लेनेशन देना है कि भैया आप इक्विटी फेयरनेस के चलते हुए यू विल इंक्रीज द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड यू विल टैक्स मोर टू द रिच पीपल। This in turn will discourage the rich section of the society to be efficient in the market, resulting lower tax collection for government and also reduction in GDP. So there should be a fine balance में। हो गया बेटा ये फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं, allocation function। allocation function का मतलब क्या है? allocation function aims at allocating scarce resources of society in optimum way and without wastage। अच्छा भैया जरूरत क्या है गवर्नमेंट को ये सब करने की? जरूरत इसलिए है क्योंकि imperfect competition है, that is monopoly है, जहाँ पे हायर प्राइसेस लोअर आउटपुट है। मिसिंग मार्केट है बेटा, certain goods and services are not provided in the market, ठीक है बेटा? कई बार तो मार्केट को पता ही नहीं है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट शैल बी प्रोड्यूस्ड। imperfect information है, imperfect factor of production की मोबिलिटी एंड फॉर इक्विटी फेयरनेस। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है बेटा? गवर्नमेंट इसलिए इंटरवीन करती है बेटा, गवर्नमेंट इसलिए इंटरवीन करती है क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट से मिसिंग है, ठीक है? इक्विटी फेयरनेस, सबका साथ सबका विकास के लिए, और मार्केट में सीरियस माल फंक्शनिंग है। प्राइवेट गुड्स तो प्रोड्यूस हो जाते हैं, बट टू मेक पब्लिक यूटिलिटी गुड्स अवेलेबल गवर्नमेंट इंटरवीन इन द मार्केट फॉर एलोकेशन फंक्शन, ठीक है बेटा? एलोकेशन फंक्शन में गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में अमीरों से पैसा लेके गरीबों को बांटती है, और स्टेबलाइजेशन में मैक्रो लेवल पे जो चीजें चल रही है उसे स्मूथ करती है। तीनों फंक्शन समझ में आया आपको? एटलीस्ट आपके माइंड में तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के तीन काम, एक जो सोसाइटी है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं उनको अवेलेबल करवाना, ठीक है? रिसोर्सेज को माइग्रेट करना। दूसरा फंक्शन है बेटा एलोकेशन फंक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जहां अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। और तीसरा स्टेबलाइजेशन, ठीक है भैया? गवर्नमेंट कैसे करेगी? गवर्नमेंट पहले तो डायरेक्टली प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज, अपने रिसोर्सेज को, टैक्सेस को, पैसे को रीअलोकेट कर देगी, वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर बेटा गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी प्राइवेट एक्टिविटीज को इंसेंटिव और टैक्सेस के थ्रू, ये दूसरा तरीका है। तीसरा बेटा गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसी बनाएगी, कंपटीशन पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क सेट कर देगी, या फिर इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन। अब बेटा हम पढ़ते हैं रिचर्ड मस्ग्रेव इन हिज क्लासिकल ट्रीटीज द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959 में 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी के बारे में बताया, which define the role of government. Allocation function which aims at, allocation function का मुद्दा क्या है? Allocation function aims at allocating the resources in optimum manner without wastage, that is market efficiency हटा देना। दूसरा है distribution function which aims at maintaining equity and fairness, यानी सबका साथ सबका विकास। और तीसरा है बेटा stabilization function aims at eliminating fluctuation arising at macro level due to suboptimum allocation। एडम स्मिथ कहते हैं बेटा कि भैया गवर्नमेंट ने तो इंटरवीन करना ही नहीं चाहिए 4 एरिया को छोड़ के, डिफेंस, जस्टिस, पब्लिक वर्क एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईली बेनिफिशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है? अब बेटा रोल ऑफ गवर्नमेंट मार्केट में क्यों इंटरवीन करती है? प्राइस मार्केट के अंदर, प्राइस केस में क्यों आती है? पहला रीजन क्या है गवर्नमेंट का? भैया पोटेंशियल प्राइस राइज को कंट्रोल करना। दूसरा रीजन क्या है बेटा? इक्विटी फेयरनेस, ठीक है? इक्विटी फेयरनेस।
और तीसरा है बेटा इंसेंटिवाइज करना वो सेक्टर को जो सोशली डिजायरेबल गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्यों होना चाहिए? गवर्नमेंट लोगों की वेलबींग बढ़ाता है, कुछ गुड अंडर प्रोड्यूस होते हैं तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है, कुछ मिसिंग मार्केट होते हैं तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है। बेटा कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन होना चाहिए यही पता नहीं रहता प्राइवेट सेक्टर को। गवर्नमेंट इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ दिस, भैया गवर्नमेंट के होने से लोगों को चॉइसेस अवेलेबल मिलती है। इक्विटी फेयरनेस तो चलो पॉइंट कवर हो गया है। इसके अलावा बेटा गवर्नमेंट जो बिजनेस साइकिल के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होते हैं उसको स्टेबलाइज करती है, स्टैग्फ्लेशन को रोकती है, कंटीजियस इफेक्ट से बचाती है। आर्गुमेंट अगेंस्ट में क्या है कि भैया गवर्नमेंट हमको सब्स्टिट्यूट करके जाती है जबकि उसका फंक्शन कॉम्प्लीमेंटरी है। गवर्नमेंट अनबायस्ड और बेनेवोलेंट नहीं होती है, कई बार गवर्नमेंट नए सेट ऑफ प्रॉब्लम लेकर आ जाती है, सीरियस एरर कर देती है बेटा गवर्नमेंट। कई बार जो कॉस्ट रहती है जिसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ मार्केट फेलियर, उसको रेक्टिफाई करने में आप ज्यादा रिसोर्स खर्च कर देते हो, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी करते हो। हमने पूरा यूनिट कवर कर लिया। ठीक है, अब इससे ज्यादा ना क्रूड लैंग्वेज जब आप लिखोगे तो अपने आप निकल के आएगी, और इससे ज्यादा ना मैं खुद आपको टेक्निकल वर्ड नहीं बता सकता क्योंकि ये ऐसा यूनिट है जो टेक्निकल और जेनरिक दोनों लगता है। मतलब अगर प्योरली टेक्निकल होता ना तो अपन एक एक वर्ड पे फोकस करते, जेनरिक सा लगता है, बड़ी नॉर्मल सी भाषा यूज करी हुई लगती है, तो इसको 3-4 बार पढ़िएगा। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल है, कब से वेट कर रहा हूं उस चीज के लिए। ठीक, चलो बाय बाय, कल बेटा मिल रहे हैं अपन। मैं पूछ लेता हूं अब तक लेक्चर क्यों नहीं ऐड किया मैडम ने। हो गया लेक्चर ऐड, चलो एक 4 बजे एक 6:15 बजे, बाय बाय।